हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप डिजिटल बैंकिंग सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम डिजिटल बैंकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंडामेंटल इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन द बिजनेस एंड इकोनॉमी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आज का जो ज़माना है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज के टाइम में हर बिजनेस, हर गवर्नमेंट जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रही है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिजनेस और इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? ऑप्शन ए कह रहा है आईटी लीड्स टू इंक्रीज कंपटीशन बट हैज मिनिमल इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि बिजनेस के मामले में जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है आईटी की वजह से, पर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ा है, जो कि गलत है। उसके बाद देखो, इट ओनली बेनिफिट्स लार्ज कॉर्पोरेशन लिमिटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्मॉलर बिजनेस। तो ये भी यहाँ पर गलत है। इसका आईटी का जो बेनिफिट है वो स्मॉल कंपनीज को भी मिल रहा है, लार्ज कंपनीज को भी मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो ऑप्शन सी, इट इनेबल्स ऑटोमेशन एक्सपैंड मार्केट रीच एंड इनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाइल क्रिएटिंग बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखो, आईटी की वजह से ऑटोमेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, यानी कि जो रूटीन नेचर के टास्क होते थे, जैसे एग्जांपल के लिए बैंक के अंदर पासबुक में जो एंट्री करनी थी, ये एक रूटीन नेचर का टास्क है, तो इसको हमने ऑटोमेटिक कर दिया है मशीन्स की हेल्प से, सॉफ्टवेयर की हेल्प से। साथ के साथ जो मार्केट रीच है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो गई है, क्योंकि देखो ई कॉमर्स की वजह से आज एक बिजनेस बहुत सारे देशों में अपना व्यापार जो है वो कर सकता है, यानी कि बिजनेस जो है वो कर सकता है। इंडिया की कंपनी पूरे वर्ल्ड में अपना सामान जो है वो बेच सकती है। साथ के साथ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि देखो बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इसके पास अवेलेबल होते हैं कस्टमर के पास, जिनसे उनका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो कंपनी जो है वो बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को देती है। अब देखो, आईटी की वजह से अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट हो रही है, मतलब डेवलपमेंट तो हो रही है, साथ के साथ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी हो रही है, यानी कि इकोनॉमी के अंदर इनइक्वालिटीज भी बढ़ रही है वेल्थ के केस में, या फिर आईटी के यूसेज के बेस में इनइक्वालिटीज भी बढ़ रही है। ओके, ऑप्शन डी देख लो, इट हैज नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एज ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल रिमेन डोमिनेंट। तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। आईटी का इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है और बिजनेसेस के ऊपर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो है वो पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ डज आईटी कंट्रीब्यूट टू वर्कफोर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन अ ग्लोबलाइज्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, ग्लोबलाइज्ड बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? यहाँ पर सिंपली देखो, आज के टाइम में अगर आप इंडिया में रहते हो तो आप आसानी से इंडिया में रहते हुए किसी फॉरेन कंपनी के लिए काम कर सकते हो, जो कि यूएसए या फिर किसी और कंट्री की है। कैसे? तो यहाँ पर फ्रीलांसिंग के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इसके अंदर आप घर पे बैठे बैठे जो है वो कंपनीज का काम कर देते हो और आपको पेमेंट जो है वो मिल जाती है। ठीक है, तो वर्कफोर्स फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? यहाँ पर सिंपली कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको हम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अपने हिसाब से अपने टाइम पर जो है वो काम करके हमें दे दें। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है कि बाय लिमिटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज टू ओनली हाईली टेक्निकल प्रोफेशनल्स। तो ये गलत है। देखो, आईटी जो है वो कंट्रीब्यूट करता है वर्कफोर्स फ्लेक्सिबिलिटी में। कैसे कंट्रीब्यूट करता है? तो हमारे जो एम्प्लॉयज है ना, उनको रिमोट वर्क का ऑप्शन देके, यानी कि जो एम्प्लॉयज है वो आज के टाइम में कहीं से भी काम जो है वो कर सकते हैं। मतलब कि वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है वो आईटी की वजह से ही डेवलप हुआ है, कि एम्प्लॉय जो है वो घर बैठे कंपनी का जो है वो काम कर सकते हैं, उन्हें ऑफिस में आने की जरूरत जो है वो नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो एम्प्लॉयज को एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे आके काम करने की जरूरत नहीं है, वो रिमोट वर्क से भी काम कर सकते हैं, और ये पॉसिबल हो पाया है आईटी की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। ऑप्शन सी देखो, बाय इंश्योरिंग दैट ऑल जॉब्स रिक्वायर द सेम स्किल सेट्स अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्री। तो ये भी यहाँ पर गलत है, मतलब कि सभी जॉब में सेम स्किल्स क्यों चाहिए? हर जॉब की स्किल्स डिफरेंट होती है। ऑप्शन डी, बाय रिमूविंग द नीड फॉर एम्प्लॉयज टू इंटरेक्ट विद द एम्प्लॉयर्स। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि एम्प्लॉयर जो है बिना एम्प्लॉयज को मिले उनसे काम करवा पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी ना कभी मीटिंग तो करनी पड़ेगी ना, चाहे वो ऑनलाइन मीटिंग क्यों ना हो, डिस्कशन तो करनी जरूरी है ना। इसको तो नहीं हम एलिमिनेट कर सकते, रिमूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है उसका प्राइमरी पर्पज क्या है?
ऑप्शन है टू रेगुलेट द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड प्रिवेंट साइबर क्राइम। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को रेगुलेट करना ताकि जितने भी यहाँ पर साइबर क्राइम है उनको प्रिवेंट किया जा सके। या फिर टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस एंड ई कॉमर्स, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस और ई कॉमर्स है उनको लीगल रिकॉग्निशन जो है वो प्रोवाइड करना। या फिर टू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज एंड मोबाइल पेमेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का मेन पर्पज ये था कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस है या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है और ये जो ई कॉमर्स की ट्रांजेक्शंस है उनको लीगल रिकॉग्निशन जो है वो प्रोवाइड किया जाए। इस एक्ट के आने से पहले जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते थे उसको आप कोर्ट में एज अ प्रूफ पेश नहीं कर सकते थे, पर जैसे ही ये एक्ट आया तो आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी एज अ सबूत जो है कोर्ट में पेश जो है वो कर सकते हो। ठीक है, उनको लीगल रिकॉग्निशन मिल गई थी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज अ मेजर कंसर्न फॉर ऑर्गेनाइजेशन व्हेन अलाउइंग एम्प्लॉयज टू वर्क फ्रॉम होम। देखो, आजकल जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो एम्प्लॉयज को अलाउ करती है कि वो अपने घर से जो है वो काम कर सकते हैं, पर सबसे बड़ी दिक्कत उनके सामने क्या आती है जब वो ये अलाउ करते हैं एम्प्लॉयज को। पहला, एम्प्लॉयज में बी लेस प्रोडक्टिव ड्यू टू लैक ऑफ सुपरविजन। जो एम्प्लॉयज है ना वो अपना काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि वहाँ उनके ऊपर कोई सुपरवाइजर खड़ा नहीं होता है, उनको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा होता है। या फिर सिक्योरिंग द कनेक्शन बिटवीन रिमोट एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल नेटवर्क। तो जो रिमोट एम्प्लॉयज है जो घर से काम कर रहे हैं और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल नेटवर्क है उसके बीच में कनेक्शन बिल्ड करना सिक्योर तरीके से, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। या फिर WFH डिक्रीजेस एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड एंगेजमेंट, तो एम्प्लॉय का जो सेटिस्फेक्शन एंगेजमेंट है वो कम हो जाता है। या फिर IT इंफ्रास्ट्रक्चर बिकम्स आउटडेटेड मेकिंग इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी अननेसेसरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को अलाउ करती है कि वो अपने घर से काम कर सकता है, तो बेसिकली देखो क्या है कि एम्प्लॉय को काम करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क है उसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा और रिमोट लोकेशन से उसे कनेक्ट कर पाना काफी मुश्किल होता है क्योंकि वहां पर डाटा ब्रीचेस के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, साइबर क्राइम के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज करेक्ट। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यूपीआई के रिगार्डिंग करेक्ट है। यूपीआई आज सभी को पता है, आजकल के टाइम में हर पर्सन यूपीआई का यूज करता है। तो यूपीआई की हेल्प से आप रियल टाइम बेसिस पे पेमेंट्स कर सकते हो, फंड ट्रांसफर वगैरह जो है वो कर सकते हो। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यूपीआई ट्रांजेक्शन रिक्वायर फिजिकल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोसेस पेमेंट्स, तो ये गलत है। फिजिकल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है, हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं। यूपीआई इज अ पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये भी गलत है। यूपीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं डेवलप किया बल्कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। उसके बाद यूपीआई इनेबल्स इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट्स हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन डिजिटल ट्रांजेक्शन वॉल्यूम, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो यूपीआई है वो रियल टाइम बेसिस पे पेमेंट्स को प्रोसेस करती है और इसकी यूज की वजह से जो डिजिटल ट्रांजेक्शन का जो वॉल्यूम है वो काफी तेजी से जो है वो बढ़ा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन डी देखो, यूपीआई कैन ओनली बी यूज फॉर लार्ज स्केल कॉर्पोरेट ट्रांजेक्शंस नॉट फॉर इंडिविजुअल यूजर्स, तो ये यहाँ पर गलत है क्योंकि यूपीआई को लार्ज स्केल कॉर्पोरेट भी यूज कर सकते हैं और इंडिविजुअल यूजर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ डज आईटी इम्पैक्ट गवर्नमेंट ऑपरेशंस एंड सिटीजन एंगेजमेंट। तो ये जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसने गवर्नमेंट ऑपरेशंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला है और सिटीजन एंगेजमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला है। ऑप्शन है, आईटी रिप्लेसेस अ नीड फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बाय ऑटोमेटिंग ऑल डिसीजन, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो, आपको किसी भी देश को जो मशीन्स हैं या फिर जो कंप्यूटर्स है वो रन नहीं कर सकते, जो अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग होती है वो लोग ही करते हैं, ह्यूमंस ही करते हैं। ठीक है, और ये स्टेटमेंट कह रही है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को हटा दो, रिप्लेस कर दो, सारे डिसीजन ऑटोमेटिक लिए जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इनेबल्स ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, फैसिलिटेट्स ई गवर्नेंस, अलाउज रियल टाइम सिटीजन इनपुट, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आईटी की वजह से जो ट्रांसपेरेंसी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि अब गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसके बारे में सिटीजन्स को पता होता है, क्योंकि सिटीजन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आईटी का यूज करके आसानी से उन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारी देश कैसे, हमारी जो सरकार है वो यहाँ पर कैसे काम कर रही है। साथ के साथ जो गवर्नमेंट है वो ई गवर्नेंस के थ्रू जितनी भी सर्विसेज है अपनी वो सिटीजन्स को डिलीवर कर सकती है, जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया वगैरह वगैरह स्कीम्स, और रियल टाइम बेसिस पे आप सिटीजन से फीडबैक वगैरह भी ले सकते हो सोशल मीडिया की हेल्प वगैरह से। ठीक है,
तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी ऑप्शन देख लो, इट मेक्स गवर्नमेंट पॉलिसीज लेस एक्सेसिबल टू सिटीजन ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसीज है, जैसे कोई बजट वगैरह आता है गवर्नमेंट का, जब ये अभी रिसेंट में बजट आया है तो आप देख सकते हो, आपको बजट का डॉक्यूमेंट आसानी से मिल जाएगा, आप देख सकते हो कि उसमें क्या क्या चीजें गवर्नमेंट ने इंक्लूड की है। खास करके जो टैक्स रेट्स है, इनकम टैक्स रेट्स, उसको जाकर जरूर देखना अगर अभी तक आपने बजट नहीं देखा है। पता तो लग ही गया होगा कि अप टू 12 लाख तक आपको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, ठीक है। ऑप्शन डी, इट एलिमिनेट द नीड फॉर ट्रेडिशनल वोटिंग एंड गवर्नेंस सिस्टम, तो ये ट्रेडिशनल वोटिंग और गवर्नेंस सिस्टम को एलिमिनेट कर देता है, तो ये भी गलत है। ट्रेडिशनल वोटिंग सिस्टम तो अभी भी हो ही रहा है। उसके बाद देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज आईटी ट्रांसफॉर्म बैंकिंग ऑपरेशन, तो इनमें से किस तरीके से आईटी ने बैंकिंग ऑपरेशन को ट्रांसफॉर्म किया है। पहला देखो, इट हैज मेड बैंकिंग सर्विसेज कंप्लीटली पेपरलेस रिमूविंग द नीड फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन, तो ये गलत है। मतलब पूरे तरीके से आप गलत नहीं कह सकते कि पेपरलेस तो बना दिया है, पर पूरी तरीके से नहीं बनाया, अभी भी चेक्स वगैरह का यूज होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। इट हैज इंप्रूव्ड कस्टमर कन्वीनियंस व्हाइल रिड्यूसिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फॉर बैंक, ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। कस्टमर कन्वीनियंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आईटी की हेल्प से कस्टमर कभी भी किसी भी लोकेशन से बैंकिंग सर्विसेज आसानी से ले सकता है, ठीक है, जिससे एक तो उसका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है, साथ के साथ ना बैंक का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो भी जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसे ज्यादा ब्रांचेस आप ओपन करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी एक ब्रांच के थ्रू पूरे देश में सर्विसेज दे सकता है। इट हैज स्लो डाउन बैंकिंग सर्विसेज ड्यू टू ओवरलैप्स ऑन डिजिटल चैनल, तो ये गलत है, ये तो बैंकिंग सर्विसेज को इसने तेज बनाया है, कम नहीं किया है। इट हैज मेड बैंकिंग सर्विसेज एक्सेसिबल ओनली टू टैक्स सेवी कस्टमर, देखो ये एक चीज आपको पता है कि जो बैंकिंग सर्विसेज है उनको टैक्स सेवी कस्टमर के अलावा जो नॉर्मल कस्टमर्स होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, बस डिफरेंस ये है कि वो खुद नहीं चलाएंगे, किसी और से चलवा लेंगे, ठीक है, पर सर्विसेज तो वो भी ले सकते हैं ना, फंड ट्रांसफर तो वो भी कर सकते हैं। आजकल तो जो गूगल पे है उसको कोई भी चला सकता है, ठीक है, जिसको थोड़ी सी समझ है, थोड़ी सी इंग्लिश आती है, आसानी से वो चला सकता है, मतलब इतनी ज्यादा उसको टेक्नोलॉजी की ज्ञान होना जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज की एडवांटेज फॉर मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, तो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का की एडवांटेज क्या है। दे कंप्लीटली एलिमिनेट द नीड फॉर ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज, ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज की जो नीड थी उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है, ये तो गलत है। दे रिस्ट्रिक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू बैंकिंग आवर्स, ये भी गलत है। दे अलाउ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिमोटली यूजिंग मोबाइल डिवाइस इनहांसिंग एक्सेसिबिलिटी, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर का। देखो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस की हेल्प से अगर आपके पास एक मोबाइल है ना, तो उसके अंदर आप उस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे और उस एप्लीकेशन के थ्रू आप सभी बैंकिंग सर्विसेज जो है वो ले सकते हो। हालांकि आप वहां पर पैसे डिपॉजिट नहीं करवा सकते हो, कैश डिपॉजिट नहीं करवा सकते हो, पर बाकी की जो बैंकिंग सर्विसेज है जैसे कि फंड ट्रांसफर करना, वो सारी चीजें आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको आप रिमोटली एक मोबाइल डिवाइस की हेल्प से जो है वो परफॉर्म जो है वो कर सकते हो, ठीक है। और इसी की वजह से ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज की जो नीड है उसको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कभी ना कभी आपको बैंक तो जाना ही पड़ेगा किसी ना किसी काम के लिए, ठीक है। और बैंकिंग आवर्स तक लिमिटेड यहाँ पर नहीं किया गया, क्योंकि आप जब चाहो मोबाइल का यूज करके मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज जो है वो ले सकते हो, बैंकिंग सर्विसेज ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाई इज साइबर सिक्योरिटी इज क्रूशियल इन आईटी ड्राइवन इकोनॉमी, तो जो आईटी ड्राइवन इकोनॉमी उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी की जो इंपॉर्टेंस है वो इतनी ज्यादा क्यों है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि जो भी साइबर अटैक है, साइबर अटैक का मतलब ऐसे अटैक जो कि कंप्यूटर्स का यूज करके किए जाते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इट प्रिवेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर असेसिंग देयर ओन डाटाबेस, मतलब कि साइबर सिक्योरिटी जो सॉफ्टवेयर डेवलपर को प्रिवेंट करती है कि वो खुद के डाटाबेस को एक्सेस ना कर पाए। या फिर इट इंश्योर्स दैट ओनली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, ये इंश्योर करते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। या फिर ऑप्शन सी, इट प्रोटेक्ट सेंसिटिव फाइनेंशियल और पर्सनल डेटा फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड फ्रॉड, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। देखो जो साइबर सिक्योरिटी है ना, वो जितना भी फाइनेंशियल और पर्सनल डेटा है उसको अनऑथराइज एक्सेस और फ्रॉड से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि देखो आपका जो डेटा है जैसे कि आपके अकाउंट का नंबर, आपका पिन नंबर वगैरह वगैरह, ये काफी कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए ताकि आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो। इसलिए बैंकों को साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ध्यान जो है वो रखना पड़ता है, ताकि कस्टमर्स की जो डिटेल्स है वो कहीं लीक ना हो जाए जिससे कस्टमर को नुकसान हो। इट एलिमिनेट द नीड फॉर पासवर्ड प्रोटेक्शन इन डिजिटल ट्रांजेक्शन, तो ये भी गलत है, ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखो पासवर्ड प्रोटेक्शन की जरूरत तो आपको अभी भी पड़ती है, चाहे आप मोबाइल बैंकिंग का यूज करें वहां पर भी तो पिन तो डालना ही पड़ेगा ना आपको, उसके बिना कैसे काम चलेगा। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आईटी इन बैंकिंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है।
तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जो है वो आईटी के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है बैंकिंग के केस में? इंटरनेट बैंकिंग एलिमिनेट जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट, ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल यहां पर करेक्ट है, क्योंकि देखो इंटरनेट बैंकिंग की वजह से अब आप कहीं से भी कभी भी कोई भी बैंकिंग सर्विस जो है वो अवेल कर सकते हो बिना कोई जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट के, यानी कि आपको बैंक में विजिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ब्रांच दिल्ली में है और आप कर्नाटका में हो तो आप वहां से भी अपनी ब्रांच से बैंकिंग सर्विसेज जो है वो ले सकते हो, कोई भी जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद देखो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस रिक्वायर स्मार्टफोन टू फंक्शन, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस को रन करने के लिए आपको एक स्मार्टफोन की जरूरत होगी। आप एक कीपैड वाले फोन पे मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकते हो। यूपीआई ट्रांजेक्शंस रिक्वायर डायरेक्ट लिंक बिटवीन बैंक्स एंड कस्टमर, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देखो जितने भी यूपीआई ट्रांजेक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए आपको अपने जो ऐप है जिसके थ्रू आप पेमेंट्स वगैरह कर रहे हो उसको अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना पड़ेगा। जैसे अगर आप गूगल पे यूज कर रहे हो तो उसको आपको अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना पड़ेगा, तभी आप यूपीआई का यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। डिजिटल बैंकिंग इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी ऑन फिजिकल बैंक ब्रांचेस, तो ये गलत है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। देखो डिजिटल बैंकिंग की वजह से जो फिजिकल ब्रांचेस के ऊपर डिपेंडेंसी कम हुई है, ज्यादा नहीं हुई है, इंक्रीज नहीं हुई है बल्कि डिक्रीज हुई है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई वाज इस्टेब्लिश प्राइमरी टू, तो एनपीसीआई को क्यों बनाया गया था? पहला देखो प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स एंड सेटलमेंट इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स है और सेटलमेंट है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, या फिर रेगुलेट ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया, बैंकिंग ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करना, या फिर मॉनिटर फ्रॉड डिटेक्शन इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, या फिर रिप्लेस द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो एनपीएससीआई का काम है कि वो पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ताकि जो बैंक्स हैं वो अपने फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स को जो है वो परफॉर्म कर पाए, ठीक है, खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हैं उनको परफॉर्म जो है वो कर पाए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम जो है वो एनपीसीआई करता है। इसको 2008 में जो इस्टेब्लिश किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन की गाइडेंस के अंदर, और इसको बनाने का पर्पस यही था कि कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट किया जा सके और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट स्ट्रेटेजिक इश्यूज इन आईटी अडॉप्शन, तो अगर हम यहाँ पर बात करें आईटी अडॉप्शन की तो वहां पर क्या क्या स्ट्रेटेजिक इश्यूज फेस करने पड़ते हैं किसी भी बिजनेस को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को? आईटी इंक्रीजिंग कंपटीशन बाय इनेबलिंग न्यू मार्केट एंट्रेंस, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो एक कंट्री में जितना ज्यादा आईटी का यूज किया जाएगा वहां पर जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे अगर मान के चलिए एक कंपनी थी XYZ, ठीक है, वो दिल्ली में ऑपरेट करती थी, ठीक है, अब क्या हुआ कि आईटी के आने की वजह से पहले ये अकेले दिल्ली में ऑपरेट करती थी, अब पूरे देश की जो कंपनी है वो दिल्ली में ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे इसका कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। उसके बाद आईटी चेंजेस कंज्यूमर बिहेवियर बाय इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कन्वीनियंस, तो आईटी ने कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो काफी ज्यादा चेंज कर दिया है और अब जो कंज्यूमर है वो काफी डिमांडिंग हो गया है, यानी कि वो ज्यादा कन्वीनियंस डिमांड करता है, ज्यादा अच्छी सर्विसेज डिमांड करता है, ये भी करेक्ट है। आईटी इंप्रूव्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग इन्वेस्टर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, तो ये भी करेक्ट है। आईटी ने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंक्रीज कर दी है क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो भी रिक्वायर्ड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और उस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर वो इन्वेस्ट जो है वो कर पाते हैं। उसके बाद इट रिड्यूसेस द रोल ऑफ कस्टमर सर्विस इन बिजनेस, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। देखो आईटी ने कस्टमर सर्विस का जो रोल है उसको रिड्यूस नहीं किया, आज के टाइम में भी कस्टमर सर्विस का रोल उतना ही है जितना पहले होता था, यानी कि अगर एक बिजनेस को सक्सेसफुल होना है तो उसको कस्टमर को अच्छी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 3 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है पर चौथी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। what are the primary benefits of ई बैंकिंग फ्रॉम अ कस्टमर परस्पेक्टिव, अगर आप एक कस्टमर हो तो आपको ई बैंकिंग के क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट जो है वो मिले हैं? पहला 24/7 बैंकिंग एक्सेस, बिल्कुल करेक्ट है, आपको 24/7 बैंकिंग एक्सेस मिलता है, यानी कि आप 24/7 में जब चाहो बैंकिंग सर्विसेज परफॉर्म कर सकते हो अपने घर पे बैठे बैठे, ठीक है, आपको ना तो बैंक में जाने की जरूरत है ना ही बैंकिंग आवर्स की वेट करने की जरूरत है। रिड्यूस नीड फॉर सिक्योरिटी मेजर्स, तो यहाँ पर सिक्योरिटी मेजर्स की जो नीड है वो काफी ज्यादा यहाँ पर रिड्यूस जो है वो हो गई है, ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत है, ये बेनिफिट नहीं है। देखो सिक्योरिटी मेजर्स की नीड यहाँ पर कम नहीं हुई है, उल्टा बढ़ गई है,
ठीक है, अब आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है सिक्योरिटी के ऊपर क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन इन पर्सन बैंकिंग, तो ये भी गलत है कि हमें इन पर्सन बैंकिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। उसके बाद कॉस्ट एंड टाइम सेविंग्स, तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि हमारी कॉस्ट भी सेव होती है और टाइम भी सेव होता है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ये दो बेनिफिट मिलते हैं कस्टमर को ई बैंकिंग के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू आईटी ड्राइवन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी मैंने आपको पहले बताया कि आईटी की वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर काफी ज्यादा इनइक्वालिटीज जो है वो क्रिएट हो चुकी है, वेल्थ के मामले में, जॉब्स के मामले में, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को इंक्रीज करते हैं। पहला ऑटोमेशन इंड्यूस जॉब लॉसेस, बिल्कुल करेक्ट। देखो क्या हुआ कि ऑटोमेशन की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अल्टीमेटली इनकम इनक्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ गई, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हो गए, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए। उसके बाद अनइक्वल एक्सेस टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देखो आज के टाइम में भी अगर आप देखो तो जो इंटरनेट का एक्सेस है वो सभी को सेम नहीं है। किसी को बहुत अच्छी इंटरनेट फैसिलिटी मिलती है, किसी को बिल्कुल भी इंटरनेट फैसिलिटी नहीं मिलती। आज के टाइम में अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, जो हिली एरियाज है, वहां पर आज के टाइम में भी इंटरनेट यूज नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां तक अभी तक पहुंच ही नहीं पाई है आईटी कंपनीज। उसके बाद इंक्रीज ग्लोबल कनेक्टिविटी रिड्यूसिंग इकोनॉमिक गैप्स, ठीक है। तो ग्लोबल कनेक्टिविटी की वजह से इकोनॉमिक गैप्स कम हुए हैं। तो ये देखो आईटी जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है उसको डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता बल्कि उसको डिक्रीज करता है। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन आईटी ड्रिवन बिजनेस, तो जो आईटी ड्रिवन बिजनेस है यानी कि जो बिजनेस आईटी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं वहां पर ज्यादा वेल्थ जो है वो कंसंट्रेट हो रही है, यानी कि उनके पास ज्यादा पैसा आ रहा है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को बढ़ावा देते हैं। और ये जो सेकंड, ये जो थर्ड है, ये यहाँ पर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कम करता है, बढ़ाता नहीं है बल्कि कम करता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 1 2 3 1 2 4 ओनली इज अ करेक्ट आंसर। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये फैक्टर जो है वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को बढ़ावा जो है वो देते हैं। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके पूछ सकते हो। और क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ई कॉमर्स इज करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ई कॉमर्स के रिगार्डिंग करेक्ट है। ई कॉमर्स क्या होता है? देखो ई कॉमर्स के अंदर जितने भी यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज है उसकी सेल हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हैं, ठीक है। जैसे अमेजोन वगैरह होगा, फ्लिपकार्ट वगैरह होगा, उससे आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सामान खरीद सकते हो, तो वो आपका ई कॉमर्स में आ जाता है, ठीक है। पहले देखो ई कॉमर्स एलिमिनेट जियोग्राफिकल बैरियर्स फॉर कस्टमर, ये बिल्कुल करेक्ट है। ई कॉमर्स की वजह से ना आज कोई अगर दिल्ली में पर्सन बैठा है तो वो पंजाब में जाकर सामान जो है वो खरीद सकता है। अब जाने का मतलब ये नहीं कि वो फिजिकली जाएगा वहां पर, बल्कि वो अपने घर में बैठे बैठे पंजाब की किसी शॉप से सामान जो है वो खरीद सकता है और कुछ दिनों के बाद प्रोडक्ट उसके पास आ भी जाएगा। तो ई कॉमर्स ने जियोग्राफिकल बैरियर्स को जो है वो एलिमिनेट कर दिया है। उसके बाद ई कॉमर्स रिड्यूसेस मार्केटिंग कॉस्ट फॉर बिजनेस, बिल्कुल सही। देखो ई कॉमर्स की वजह से ना मार्केटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा यहाँ पर कम जो है वो हो गई है, यानी कि आपको फिजिकली शहरों में जा जाकर जो है मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया के थ्रू पूरे देश के अंदर एक ही बार में मार्केटिंग जो है वो कर सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग में यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में आपका खर्च भी कम आता है। उसके बाद ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन आर ऑलवेज मोर सिक्योर देन द ट्रेडिशनल बैंकिंग, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन ट्रेडिशनल बैंकिंग से सिक्योर नहीं होती है, ठीक है, हमेशा तो बिल्कुल भी नहीं होती है। ई कॉमर्स रिक्वायर फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन बायर्स और सेलर्स, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ई कॉमर्स के अंदर आपको फिजिकल इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो तो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। 1 and 2 ओनली इज अ करेक्ट आंसर। 1 and 2 ओनली इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट जो है वो ई कॉमर्स के रिगार्डिंग जो है वो करेक्ट है, पर ये जो दो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल यहाँ पे जो है वो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, और कोई डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आप सिस्टमेटिक वे में डिजिटल बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। हम आपको फुल कोर्स प्रोवाइड करते हैं जहां पर पूरा का पूरा सिलेबस आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में मिल जाता है। प्रैक्टिस के लिए हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। रिवीजन के लिए हम आपको ई पीडीएफ नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमारा
कोर्स ओवरऑल आपके लिए बेस्ट कोर्स जो है वो रहने वाला है, तो जल्दी से जल्दी हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज जो है वो ईजिली एक्सेसिबल है। आपको हमारे ऐप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पर मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन IBF एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्सेज में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा विंटर। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द रोल ऑफ IT इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर IT का क्या रोल है, उसको इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है। पहला, IT मेक्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस फुली इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि IT ने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को फुली इंडिपेंडेंट बना दिया, यानी कि अब हमें ह्यूमंस की जरूरत नहीं पड़ती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने के लिए। या फिर IT इनेबल्स रियल टाइम ट्रांजेक्शन बट रिक्वायर्स रीबूस्ट और साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, यानी कि IT की वजह से जितनी भी यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको हम रियल टाइम बेसिस के ऊपर जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें साइबर सिक्योरिटी मेजर्स की भी जरूरत पड़ती है ताकि सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखा जा सके। या फिर IT एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर लॉस की, फ्रॉड की जो पॉसिबिलिटी उसको IT ने एलिमिनेट कर दिया है। या फिर IT रिड्यूसेस द नीड फॉर कस्टमर ऑथेंटिकेशन इन ऑनलाइन पेमेंट्स। ठीक है, तो ऑनलाइन पेमेंट्स के अंदर जो कस्टमर ऑथेंटिकेशन है उसकी नीड को IT ने खत्म कर दिया है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि यही स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है IT ने रियल टाइम बेसिस पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी मेजर्स की भी यहाँ पर जरूरत जो है वो पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज आर नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग के रिगार्डिंग जो है वो करेक्ट नहीं है। पहले देखो, डिजिटल बैंकिंग अलाउज ट्रांजेक्शन फ्रॉम एनी लोकेशन, ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि कोई भी कस्टमर डिजिटल बैंकिंग के अंदर ट्रांजेक्शन वो किसी भी लोकेशन से परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद स्मार्ट कार्ड कैन बी यूज टू स्टोर पर्सनल फाइनेंशियल डाटा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। स्मार्ट कार्ड की हेल्प से आप पर्सनल एज वेल एज फाइनेंशियल डेटा को स्टोर करके जो है वो रख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज लिमिटेड टू डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस ओनली, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की हेल्प से आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी परफॉर्म कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फॉर बैंक, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल गलत है। इंटरनेट बैंकिंग से जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है बैंक की वो कम हो गई है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो हमारी करेक्ट रहेगी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इंपैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन जॉब मार्केट। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि बेस्ट तरीके से डिफाइन करती है कि क्या इंपैक्ट पड़ा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जॉब मार्केट के ऊपर। पहले देखो, IT एलिमिनेट जॉब ड्यू टू ऑटोमेशन विदाउट क्रिएटिंग एन न्यू अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि जॉब्स को इसने एलिमिनेट जो है वो कर दिया है बिना कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किए, जो कि यहाँ पर बिल्कुल गलत है। IT ट्रांसफॉर्म द जॉब मार्केट बाय शिफ्टिंग डिमांड टुवर्ड टेक बेस्ड और हाईली स्किल्ड रोल्स, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देखो, IT की वजह से ना जॉब मार्केट काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो गई है। आजकल जॉब मार्केट के अंदर उन एम्प्लॉयज की डिमांड है जो कि टेक सेवी है, यानी कि उनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज है और वो हाईली स्किल्ड रोल को परफॉर्म कर सकते हैं। इट रिस्ट्रिक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज टू ओनली डेवलप कंट्रीज, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये बेस्ट तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इंपैक्ट पड़ा है जॉब मार्केट के ऊपर उसको जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड UPI ट्रांजेक्शंस आर नॉट करेक्ट। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और UPI ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग करेक्ट है। पहला देखो क्या है, NPCI इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो NPCI है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया के अंदर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं उनको प्रोसेस किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है ये स्टेटमेंट। UPI ट्रांजेक्शंस रिक्वायर फिजिकल बैंक ब्रांच टू कंप्लीट ट्रांसफर्स, तो ये यहाँ पर गलत है। फिजिकल ब्रांच की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है। ठीक है, फिजिकल बैंक की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है, फिजिकल बैंक ब्रांच की जरूरत नहीं होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टली मैनेजेस ऑल UPI ट्रांजेक्शन, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर जो है वो गलत है। UPI हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन इन इंडिया, तो फर्स्ट एंड फोर्थ
फर्स्ट एंड फोर्थ हमारी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है, तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पहली और दूसरी स्टेटमेंट ही पहली और चौथी स्टेटमेंट ही हमारी करेक्ट है और दूसरी तीसरी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब हाउ कंप्यूटर प्रोसेस डाटा। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि बेस्ट तरीके से डिफाइन कर रही है कि एक कंप्यूटर डेटा को कैसे प्रोसेस करता है। पहले देखो, कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इन अ लीनियर फैशन एग्जीक्यूटिंग ओनली वन ऑपरेशन एट अ टाइम। तो कंप्यूटर जो है वो लीनियर फॉर्म में डेटा को प्रोसेस करता है, यानी कि एक टाइम में सिर्फ एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करता है। या फिर एक कंप्यूटर प्रोसेस डेटा बाय कंबाइनिंग इनपुट स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ऑपरेशन। तो एक कंप्यूटर जो है डेटा को प्रोसेस करने के लिए पहले इनपुट लेता है, उसे स्टोर करता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर आपको आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करता है। या फिर कंप्यूटर डायरेक्टली कन्वर्ट्स रो डाटा इनटू मीनिंगफुल इनसाइट विदाउट रिक्वायरिंग इंटरमीडिएट स्टेप्स। ठीक है, या फिर कंप्यूटर फंक्शंस ओनली व्हेन एक्सटर्नल डिवाइस प्रोवाइड्स रियल टाइम इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर फंक्शन तभी करता है जब एक एक्सटर्नल डिवाइस उसे रियल टाइम बेसिस पे इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए जब आप कंप्यूटर्स को यूज करते हो तो पहले आप कीबोर्ड पे टाइप करते हो कि आपको क्या चाहिए। जैसे आप जानना चाहते हो कि इस साल का बजट, तो आप पहले कीबोर्ड पे टाइप करोगे कि बजट 2025 और 6। ठीक है, तो आपको वो जो आपने इनपुट दिया है कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, उसके बिहाफ पर आपको मॉनिटर के ऊपर जो है वो आउटपुट प्रोवाइड करके देगा, जो भी सर्च रिजल्ट्स होंगी, यानी कि जो बजट वगैरह होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इस तरीके से कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इन अ कंप्यूटर। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी फंक्शन जो है वो क्या रहता है। पहला, टू कंट्रोल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनकी जो एग्जीक्यूशन होती है उसको कंट्रोल करना। या फिर टू मैनेज द स्टोरेज ऑफ डेटा एंड फाइल्स। तो डेटा और फाइल्स की स्टोरेज को मैनेज करना। या फिर टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन डाटा। तो जो डेटा है जब भी आपको इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके ऊपर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। या फिर टू कन्वर्ट ह्यूमन लैंग्वेज इनटू मशीन रीडेबल फॉर्मेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, तो जो भी आप डेटा प्रोवाइड करते हो उस डेटा के ऊपर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, यही फंक्शन होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन। तो चार्ल्स बेबेज ने पहली बार एनालिटिकल इंजन यहाँ पे जो है वो बनाया था, जो कि पहला कंप्यूटर भी था। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इस कंप्यूटर को डिफाइन करती है। पहला देखो, इट वाज फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर दैट यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। तो ये एक फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था जो कि वैक्यूम ट्यूब को यूज करता था। और इट वाज अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मैथमेटिकल फंक्शन ऑटोमेटिकली। तो ये पहला और अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस था जो कि यहाँ पर मैथमेटिकल फंक्शंस को ऑटोमेटिकली परफॉर्म जो है वो कर पाता था, यानी कि कैलकुलेशंस को कर पाता था। इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग इन बाइनरी कोड। तो बाइनरी कोड के अंदर प्रोग्रामिंग को इसने इंट्रोड्यूस किया। इट वाज कमर्शियल सक्सेस एंड वाइडली यूज फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये जो एनालिटिकल इंजन था ये एक अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस था जो कि यहाँ पर मैथमेटिकल फंक्शंस को ऑटोमेटिकली जो है वो परफॉर्म कर पाता था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द मेजर एडवांसमेंट इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर्स के भी काफी ज्यादा यहाँ पर जनरेशन है। जैसे आज के टाइम में जो आपके पास कंप्यूटर्स हैं, पहले कंप्यूटर ऐसे नहीं होते थे। पहले जो कंप्यूटर्स होते थे वो एक कमरे जितने बड़े जो है वो होते थे। ठीक है, और एक सिंपल से डेटा को प्रोसेस करने में भी काफी टाइम जो है वो लगाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर से काफी ज्यादा जनरेशन आई थी। तो जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थी उसके अंदर मेजर एडवांसमेंट क्या होती है एज कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पहले था यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स फॉर स्विचिंग डिवाइस। तो देखो, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था जो कि जल्दी खराब हो जाती थी। उसके बाद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स फॉर इंप्रूव्ड प्रोसेसिंग। देखो, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर थी उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर मेकिंग कंप्यूटर मोर रिलायबल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स की डेवलपमेंट जो है वो की गई थी और हम जो है अब ट्रांजिस्टर्स का यूज करने लगे थे कंप्यूटर्स के अंदर, जिससे कंप्यूटर और ज्यादा रिलायबल जो है वो हो चुके थे। उसके बाद अडॉप्शन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये गलत है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ डिड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स इंपैक्ट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज करना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। तो ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स है
इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के ऊपर? आईसी मेड कंप्यूटर लार्जर बट मोर पावरफुल, कंप्यूटर्स को इसने बड़ा बना दिया था और मोर पावरफुल बना दिया था। या फिर आईसी पर ओनली यूज फॉर स्टोरेज नॉट प्रोसेसिंग, इसको सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, प्रोसेसिंग के लिए यूज नहीं किया जाता है। आईसी रिक्वायर्ड वैक्यूम ट्यूब्स टू फंक्शन प्रॉपर्ली, इसे वैक्यूम ट्यूब्स की जरूरत थी फंक्शन करने के लिए। या फिर आईसी अलाउड कंप्यूटर टू बिकम स्मॉलर फास्टर मोर एफिशिएंट, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। इंटीग्रेटेड सर्किट के यूज करने की वजह से हमारे जो कंप्यूटर्स है वो काफी स्मॉल हो गए थे, फास्टर हो गए थे और मोर एफिशिएंट तरीके से काम करने लग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस हाइब्रिड कंप्यूटर, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हाइब्रिड कंप्यूटर्स को डिफाइन करती है? पहला देखो, कंप्यूटर दैट ओनली परफॉर्म अ सिंगल स्पेशलाइज्ड फंक्शन, एक ऐसा कंप्यूटर जो कि एक सिंगल स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करता है। कंप्यूटर दैट कंबाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटिंग, ऐसे कंप्यूटर जो कि यहाँ पर डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करता है, यानी कि वो दोनों फंक्शंस को परफॉर्म कर पाता है, दोनों कंप्यूटर्स के फंक्शंस को परफॉर्म कर पाता है। या फिर ऐसे कंप्यूटर जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिलाई करते हैं डिसीजन मेकिंग करने के लिए। या फिर कंप्यूटर दैट एक्सक्लूसिव यूज क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसके अंदर आपको डिजिटल एज वेल एज एनालॉग कंप्यूटिंग दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाते हैं। देखो, डिजिटल कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि नॉर्मल डे टू डे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या फिर जो हम नोट्स बनाते हैं, ठीक है, तो वो या फिर आप जो डिपॉजिट वगैरह एक्सेप्ट करते हो, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, उसके लिए जो कंप्यूटर यूज किया जा रहा है वो डिजिटल कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर यहाँ पर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि साइंटिफिक फील्ड में यूज किए जाते हैं, यानी कि साइंटिफिक फील्ड के अंदर आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस बार बार जो है वो करनी पड़ती है, ठीक है, और काफी लेंथी कैलकुलेशंस होती है, तो वहां पर एनालॉग कंप्यूटिंग का यूज जो है वो किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, क्योंकि हाइब्रिड कंप्यूटर ये दोनों ही फंक्शंस को परफॉर्म कर पाता है, डिजिटल कंप्यूटर के भी फंक्शंस के और जो हाइब्रिड कंप्यूटर है उसके भी फंक्शंस को। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाई इज रिकॉर्ड लॉकिंग इंपॉर्टेंट इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के अंदर रिकॉर्ड लॉकिंग क्यों ज्यादा यहाँ पर जरूरी है? देखो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग का मतलब है कि जो आप ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करो वो ऑनलाइन करो। जैसे मान के चलिए एक बैंक है XYZ, ठीक है, यहाँ पर इसका एक ए एम्प्लॉय है और यहाँ पर एक बी एम्प्लॉय है, ठीक है, दोनों सेम डेटा के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं और ये जो काम कर रहे हैं वो ऑनलाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो कई बार क्या होता है कि अगर सेम डेटा पे दो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो जब ये चेंजेस करते हैं तो इसकी वजह से दिक्कत आती है, कंफ्लिक्ट हो जाता है। जैसे मान के चलिए जब ए यहाँ पर कोई यहाँ पर डेटा में अपडेशन कर रहा है तो ये यहाँ पर डेटा को अपडेट कर रहा है और बी जाकर उसको चेंज कर दे रहा है। जैसे मान के चलिए ए ने रिकॉर्ड किया, एक यहाँ पर डेटा रिकॉर्ड किया कि जो डिपॉजिट्स आए हैं वो यहाँ पर 50,000 रुपए के आए, तो ये इसने डेटा अपडेट किया, साथ ही साथ बी भी इसके ऊपर काम कर रहा था, तो इसी समय इसने इसने अपडेट कर दिया कि ये जो 50,000 डिपॉजिट्स हैं इसमें से 30,000 डिपॉजिट जो है वो विड्रॉ करवा लिए गए हैं और 20,000 पे डिपॉजिट जो है वो बच गए हैं, जिससे बैलेंस कितना रहेगा? 20,000 डिपॉजिट, ठीक है। तो काम इन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है, इसको रिकॉर्ड करना था कि 50,000 डिपॉजिट आए थे और इसे रिकॉर्ड करना था कि 30,000 विड्रॉ हो गए हैं, पर ये एक साथ एक डेटा पे काम कर रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं डेटा को, तो कंफ्लिक्ट इनके बीच में हो रहा है और ये डेटा को अपडेट नहीं कर पा रहे। ये यहाँ पर 20,000 डिपॉजिट लिख रहा है तो ये देख रहा है कि नहीं मैंने तो 50 लिखा था, फिर ये 50 कर दे रहा है, फिर ये देख रहा है कि मैंने तो 20 लिखा था, फिर ये 20 कर दे रहा है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए रिकॉर्ड लॉकिंग का यूज किया गया है। इसके अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के ऊपर एक टाइम पर एक ही पर्सन जो है वो अपडेशन कर सकता है। जैसे अगर ए पर्सन काम कर रहा है और वो रिकॉर्ड के अंदर कोई चेंज कर रहा है तो उस समय पर वही रिकॉर्ड में चेंज कर सकता है, बी यहाँ पर उसको एक्सेस जो है वो नहीं कर सकता और ना ही किसी भी तरह की चेंज कर सकता है। जब ये उसको छोड़ देगा यानी कि उस फाइल का काम खत्म कर देगा उसके बाद ही बी को यहाँ पर एक्सेस मिलेगा और ये अपडेशन वगैरह जो है वो कर सकता है, जिससे कोई भी कंफ्लिक्ट वगैरह जो है वो दूर हो जाता है। ओके, तो ऑप्शन ए देखो, इट प्रिवेंट्स मल्टीपल यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग द सिस्टम साइमल्टेनियसली। ये मल्टीपल यूजर्स को प्रिवेंट करता है कि वो सिस्टम को एक साथ एक्सेस ना कर पाए, तो ये तो गलत है। आजकल तो मल्टीपल यूजर्स एक साथ सिस्टम को एक्सेस करके अपना काम कर पाते हैं। इट इंश्योर्स ओनली अ सिंगल यूजर कैन अपडेट अ रिकॉर्ड एट अ टाइम टू प्रिवेंट डाटा कंफ्लिक्ट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये इंश्योर करता है कि एक सिंगल यूजर ही एक टाइम पर किसी रिकॉर्ड को अपडेट कर सकता है, जिससे जो डेटा कंफ्लिक्ट है वो प्रिवेंट हो जाते हैं और इसीलिए रिकॉर्ड लॉकिंग जो है वो जरूरी होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। इट एक्सेलरेट डाटा रिट्रीवल प्रोसेस, तो ये गलत है। इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग द सिस्टम। ये अनऑथराइज्ड यूजर्स को प्रिवेंट करता है कि वो सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है इसका थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेंगे।
तो देखो, जब भी हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो हमें कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले देखो, आपको स्टोरेज के लिए सर्वर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। साथ के साथ आपको फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं और बहुत सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। नेटवर्क सिस्टम जो है वो चाहिए होते हैं। तो एक तो तरीका क्या है कि आप ये सारा सिस्टम खुद बनाओ, और खुद बनाने में खर्चा बहुत आता है, और एक नॉर्मल बैंक के लिए, छोटी बैंक के लिए इसको मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो बनाना काफी मुश्किल है, फिर मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर क्या होता है, एक वेंडर होता है, ठीक है, जिसके पास पूरा का पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। कंप्यूटर्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं, नेटवर्किंग सिस्टम्स होते हैं। और ये जो वेंडर है वो आपको फीस बेसिस के ऊपर ये सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे आपको सर्वर चाहिए थे डाटा को स्टोर करने के लिए, तो आप इस वेंडर से खरीद सकते हो। जैसे आप कह सकते हो कि मुझे वन 10,000 टीबी डेटा स्टोर करने के लिए सर्वर जो है वो चाहिए। जैसे आजकल गूगल में आपको मिलता है ना, स्टोरेज के लिए स्पेस मिलती है, ठीक है। तो आप इससे खरीद सकते हो और उसमें ही अपना डेटा जो है वो स्टोर करके जो है वो रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, जहां पर डिमांड बेसिस के ऊपर आप कंप्यूटिंग सर्विसेज को खरीद सकते हो और अपना काम जो है वो कर सकते हो। यानी कि आपको अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की जरूरत नहीं होती। आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को किराए पर लेकर जो है वो यूज कर सकते हो फीस बेसिस के ऊपर। जितना यूज करके उतनी आप पेमेंट जो है वो कर दोगे, ठीक है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग, वो आपने यहाँ पे जो है वो बताना है। ऑप्शन ए, क्लाउड कंप्यूटिंग एनहांसेस सिक्योरिटी थ्रू सेंट्रलाइज मैनेजमेंट एंड ऑटोमेटिक अपडेट। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है सिक्योरिटी को इनहांस करता है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के थ्रू, ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो, जितने भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होते हैं ना, उसको वेंडर मैनेज करता है एक सेंट्रलाइज लोकेशन से, जिससे उनकी मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हो जाती है और जो भी अपडेट्स वगैरह है वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। क्लाउड सिक्योरिटी रिलाइज हेवली ऑन इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप मान लो कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे हो तो वहां पर बार बार ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म का यूज किया जाता है, ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन उस सिस्टम को गलत तरीके से एक्सेस ना कर पाए, उस सॉफ्टवेयर को गलत तरीके से एक्सेस ना कर पाए। क्लाउड बेस्ड डाटा इज इम्यून टू हैकिंग अपडेट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। देखो, क्लाउड बेस्ड डाटा जो है वो सिक्योर रहता है, पर आप 100% नहीं कह सकते कि वो हैकिंग अटेम्प्ट से इम्यून है। कोई भी पर्सन उसको हैक जो है वो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्लाउड प्रोवाइडर इंप्लीमेंट स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल मेजर्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो कंपनी को एक्सेस देने के लिए पहले उनकी प्रॉपर तरीके से अथेंटिकेशन वगैरह जो है वो करते हैं, फिर ही उनको एक्सेस वगैरह जो है वो दिया जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लेटेंसी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग के रिगार्डिंग जो है वो करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लेटेंसी इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो लेटेंसी की प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखी जाती है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। लेटेंसी का मतलब क्या है, लेटेंसी का सिंपल सा मतलब है डिले, ठीक है। जब आप यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर रहे होते हो तो वहां पर जब आप कोई रिक्वेस्ट देते हो, ठीक है, तो जब आपने रिक्वेस्ट दिया और उसके हिसाब से जब आपके पास रिस्पॉन्स आया, तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में जो टाइम है उसी को हम लेटेंसी कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपने 10:15 पर रिक्वेस्ट दी और 10:20 पे आपका रिस्पॉन्स आया। जैसे आप जानना चाहते थे कि बजट क्या है, बजट क्या है, तो जो वेबसाइट आपके सामने ओपन हुई वो लगभग 5 मिनट के बाद हुई। तो ये 5 मिनट का लेटेंसी है, डिले है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में। और इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपने बताना कि कौन से फैक्टर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है लेटेंसी के लिए और उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन यूजर एंड द डाटा सेंटर, बिल्कुल ये रीजन है। देखो, अगर जो फिजिकल सेंटर है वो दूर है, मतलब कि फिजिकल डिस्टेंस है काफी ज्यादा, यूजर मान लो अमेरिका में बैठा है और जो डेटा सेंटर है वो इंडिया के अंदर है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर लेटेंसी हो सकती है। नेटवर्क बैंडविड्थ एंड कंजेशन, तो हमारी जो नेटवर्क की जो बैंडविड्थ है उसकी जो स्पीड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर स्पीड ज्यादा है तो लेटेंसी कम होगी। द टाइप ऑफ क्लाउड सर्विस मॉडल यूज, आप कौन सा यहाँ पर क्लाउड सर्विस मॉडल यूज कर रहे हो, IaaS या फिर PaaS या फिर SaaS, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नंबर ऑफ यूजर एक्सेसिंग द क्लाउड साइमल्टेनियसली, तो वो जो क्लाउड है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, उसको एक साथ कितने यूजर एक्सेस कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर ज्यादा यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं तो वहां पर उसके ऊपर जो लोड है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगा, जिससे लेटेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लस्टर कंप्यूटिंग आर करेक्ट। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है
जो कि यहाँ पर ग्रिड कंप्यूटिंग और क्लस्टर कंप्यूटिंग के रिगार्डिंग जो है वो करेक्ट है। पहले देखो, ग्रिड कंप्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग टास्क अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस इन डिफरेंट लोकेशंस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखो, ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर होता क्या, मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई लार्ज टास्क है, कोई बहुत बड़ा यहाँ पर जो है वो काम करना है, तो इस लार्ज टास्क को ना हम स्मॉलर पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, स्मॉलर पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मान के चलिए, जैसे अगर हम नॉर्मल एक बात करें तो प्रोडक्ट को बनाना और उसको सेल्स करना एक बहुत बड़ा टास्क है। इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करें, जैसे हम पहले प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, फिर हम यहाँ पर पैकेजिंग करेंगे, ठीक है, फिर हम उसकी मार्केटिंग करेंगे, फिर हम उसकी सेल्स करेंगे। तो हमने एक लास्ट टास्क को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो सेम चीज यहाँ पर की जाती है ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर। हम लोग जो एक लार्ज कंप्यूटर टास्क है उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसको मल्टीपल डिवाइसेस के थ्रू जो है वो परफॉर्म करते हैं। और ये जो मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। जैसे एक यहाँ पर दिल्ली में, एक हरियाणा में, ऐसे अलग अलग जगहों पे लोकेटेड है, जिससे हम आसानी से लार्ज टास्क को जो है वो परफॉर्म कर पाते हैं। उसके बाद देखो, क्लस्टर कंप्यूटिंग कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर विद इन अ सिंगल सिस्टम टू फंक्शन एज अ यूनिट। ये बिल्कुल करेक्ट है। क्लस्टर कंप्यूटिंग बेसिकली क्या होता है, क्लस्टर कंप्यूटिंग के अंदर हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, उनका एक ग्रुप बना देते हैं और वो एक सिंगल यूनिट के जैसे जो है वो काम करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं। और नॉर्मली जो कंप्यूटर्स होते हैं जिनको आपस में कनेक्ट किया था वो सेम लोकेशन से ही बिलोंग करते हैं, सेम लोकेशन पर ही होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ग्रिड कंप्यूटिंग इज मोर सुटेबल फॉर सॉल्विंग लार्ज कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज हम लार्ज और कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। जो क्लस्टर कंप्यूटिंग है उसको एक डेडिकेटेड नेटवर्क चाहिए होता है जहां पर जो हार्डवेयर होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डाटा प्रोसेसिंग मेथड्स आर करेक्ट। देखिए, डाटा को प्रोसेस करने के हमारे पास कई सारे मेथड होते हैं। जैसे पहला मेथड है बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है कि हम पहले ना जितने भी यहाँ पर डेटा है उसको इकट्ठा करते हैं, फिर उसको एक साथ जो है बारी बारी प्रोसेस करते हैं। जैसे नेफ्ट का अगर हम बात करें तो नेफ्ट के अंदर जब आप फंड ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डालते हो तो बैंक क्या करता है, उस रिक्वेस्ट का एक बैच बनाता है, ग्रुप बनाता है। जैसे 20 रिक्वेस्ट है तो 20 रिक्वेस्ट को पहले उसने इकट्ठा किया, फिर एक साथ उसको बारी बारी जो है वो प्रोसेस करता है, ठीक है। तो बैच प्रोसेस, इसी को हम बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। तो पहले स्टेटमेंट कह रहा है बैच प्रोसेसिंग प्रोसेस ट्रांजेक्शन रियल टाइम। तो ये बिल्कुल यहाँ पर गलत है। बैच प्रोसेसिंग के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर डिले होता है, यानी कि रियल टाइम बेसिस पे डेटा को प्रोसेस नहीं किया जाता है, ठीक है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स इंस्टेंट अपडेट टू डेटाबेस। तो ये बिल्कुल यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत है और ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग के अंदर हम रियल टाइम बेसिस पे डेटा को प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से हम इंस्टेंटली डेटाबेस में अपडेट वगैरह जो है वो कर पाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग इनेबल्स कंप्यूटिंग अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन। देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग की हेल्प से हम मल्टीपल लोकेशन से डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, मल्टीपल कंप्यूटिंग डिवाइसेस की हेल्प से। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग इज मोस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। तो ये गलत है। मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग जो है वो लार्ज स्केल ऑपरेशंस के लिए सूटेबल जो है वो नहीं रहता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट ही यहाँ पर जो है वो करेक्ट है, चौथी और पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो क्वेश्चन पूछा था कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो दूसरी और तीसरी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वर्चुअलाइजेशन आर करेक्ट। ठीक है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट वर्चुअलाइजेशन के रिगार्डिंग करेक्ट है। वर्चुअलाइजेशन अलाउज मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन ऑन अ सिंगल फिजिकल सर्विस। ये बिल्कुल यहाँ पे जो है वो करेक्ट है। वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को एक फिजिकल सर्वर के द्वारा जो है वो ऑपरेट कर सकते हो। उसके बाद सर्वर वर्चुअलाइजेशन हेल्प रिड्यूस ऑपरेशनल एनर्जी कॉस्ट। देखो, सर्वर वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से जो सर्वर्स होते हैं उसको हम एक सिंगल लोकेशन पर मैनेज कर पाते हो, स्टोर करके रख पाते हो, जिससे आपको ज़्यादा सर्वर्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं रहती है, जिससे आपकी ऑपरेशनल एनर्जी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। वर्चुअलाइजेशन एलिमिनेट द नीड फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो वर्चुअलाइजेशन है वो क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एलिमिनेट कर देता है, यानी कि अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये गलत है। देखो, वर्चुअलाइजेशन जो है क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने का काम करता है, यानी कि वर्चुअलाइजेशन के थ्रू ही आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज जो है वो कर पाते हो। तो ये एलिमिनेट नहीं करता है बल्कि उसे सपोर्ट करने का काम करता है। उसके बाद वर्चुअलाइजेशन इंप्रूव्स मैनेजेबिलिटी बाय सेंट्रलाइजिंग रिसोर्सेज। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकंड
और फोर्थ। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, पर जो तीसरी स्टेटमेंट है वो हमारी यहाँ पर जो है वो गलत है। जो तीसरी स्टेटमेंट है वो यहाँ पर हमारी जो है वो गलत होगी, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जो नीड है उसको एलिमिनेट नहीं करता, बल्कि उसको सपोर्ट करने का काम जो है वो करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन क्लाउड कंप्यूटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। देखो, जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज लेते हैं तो जो सर्विसेज होते हैं उसको हम ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सर्विस एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? पहले देखो, IaaS provides fully developed applications, PS offers development environments, SAS supplies virtualized hardware resources। तो जो IaaS है वो आपको फुली डेवलप्ड एप्लीकेशन देता है, PS ऑफर करता है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिससे आप आपकी अपनी खुद की एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, और SAS जो है वो वर्चुअलाइज हार्डवेयर रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। या फिर IaaS ऑफर्स हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, PS प्रोवाइड्स रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और SAS डिलीवर्स रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। देखो, जो हमारा IaaS है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से आप अपने फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर पाते हो। और PaaS यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इसके अंदर ना आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है, प्लेटफॉर्म दिया जाता है, जिससे आप खुद की एप्लीकेशन को डेवलप कर पाते हो। और SAS सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसके अंदर आपको जो वेंडर है वो बना बनाया सॉफ्टवेयर जो है वो दे देता है, और आप बना बनाया सॉफ्टवेयर जो है वो यूज करते हो। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी देख लो, PS प्रोवाइड्स नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज, IaaS ऑफर्स क्लाउड स्टोरेज सॉल्यूशंस, और SAS यूज्ड ओनली फॉर वेब बेस्ड गेमिंग एप्लीकेशंस, या फिर SAS मोस्ट फ्लेक्सिबल मॉडल अलाउइंग डेवलपर टू बिल्ड मैनेज द एप्लीकेशन डायरेक्टली ऑन हार्डवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो तीनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको एक्यूरेटली डिस्क्राइब जो है वो करे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो यहाँ पर आज का जो हमारा सेशन है वो ओवर होता है। तो हमने यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस किया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है। अगर आपका डाउट नहीं होता है तो फिर हम यहाँ पर सेशन को ओवर कर देंगे। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है या फिर नहीं। ऑल इज क्लियर? फटाफट से बताइए। और हमारे कोर्सेज को जरूर एनरोल कर लीजिएगा। अभी आपको 82% तक का ऑफ मिलेगा, जिसके लिए आपको विंटर कूपन कोड यूज करना है। और कोर्सेज को एनरोल करना चाहते हो तो हमारे ऐप आपको मिल जाएंगे प्ले स्टोर, ऐप स्टोर के ऊपर। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पर लर्निंग सेशन IBF एग्जाम्स मिल जाएगा, और इसके थ्रू आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। एप्पल यूजर हो तो आपको ऐप स्टोर पे जाना है, और वहां पर आपको हमारी ऐप लर्निंग सेशन IBF मिल जाएगी, इसके थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट भी है iibf.info, आप उसके थ्रू भी आप हमारे कोर्सेज को एनरोल जो है वो कर सकते हो। तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।